हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा मेरा, तो हमने क्या स्टार्ट किया था 30 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि ग्रामर क्वेश्चंस हैं। सारा लगभग ग्रामर के जितने भी वहाँ पे हमारे चैप्टर्स आ रहे हैं, टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सभी को हम यहाँ 30 क्वेश्चंस में कवर करने वाले हैं। और इसमें से ऑलरेडी मैंने 15 क्वेश्चन करा दिए हैं। जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसे आप देख लें। अगर नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे एक बार देख सकते हैं। उसके बाद ये वो वीडियो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 16 से। सो मैं पूजा ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट गुरुकुल में। क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज़ डैश अ प्राइज़। सो ईच, हर एक बॉय जो है, बॉयज़ मतलब एक ग्रुप है जिसमें कि कई सारे बॉयज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है हर एक बॉयज़ मतलब हर एक लड़का, ठीक है। यहाँ हर एक लड़का प्राइज़ लेने के लिए क्या करता है, डिज़र्व करता है, ठीक है। प्राइज़ डिज़र्व करता है मतलब हर एक लड़के को प्राइज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि भाई डिज़र्व आएगा, डिज़र्व्स आएगा, इज़ डिज़र्विंग आएगा या आर डिज़र्विंग आएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि ईच जो है वो क्या है, ईच एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर वर्ड है, ठीक है। ईच सिंगुलर है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, टाइप ऑफ प्रोनाउन में ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एंड सेकेंड थिंग, इसके साथ जो आप वर्ब यूज़ करते हो, इसके साथ जो वर्ब यूज़ करते हैं वो भी आपका फर्स्ट फॉर्म होता है, या फिर आप कह दीजिए कि सिंगुलर होता है। क्या होता है, इसके साथ जो वर्ब यूज़ होता है वो सिंगुलर होता है, फर्स्ट फॉर्म नहीं, सिंगुलर होता है, ठीक है। सो यहाँ ईच ऑफ द बॉयज़ डैश अ प्राइज़। तो यहाँ ईच ऑफ द बॉयज़, हम ये नहीं देखेंगे कि यहाँ बॉयज़ में एस लगा है तो ये प्लूरल हो गया हमारा, नहीं। हम यहाँ देखेंगे कि हर एक बॉय की बात हो रही है। तो ईच अगर यहाँ पे है तो ईच के साथ हम क्या लगाते हैं, ईच के साथ हम सिंगुलर लगाते हैं। अब इसमें से देखिए वर्ड सिंगुलर कौन सा है। सिंगुलर में हम एस या ई एस यूज़ करते हैं वर्ब के साथ। तो यहाँ एस या ई एस नहीं लगा है, ये कट हो जाएगा। डिज़र्व्स में एस या ई एस लगा है ना, एस लगा हुआ है ना, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, ये करेक्ट है। इज़ डिज़र्विंग नहीं होगा, आईएनजी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। आर डिज़र्विंग भी नहीं होगा, यहाँ आईएनजी का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ हमारा क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे आंसर आएगा डिज़र्व्स, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज़ डिज़र्व्स अ प्राइज़, ये करेक्ट आंसर इसका ये, ठीक है। सिंपल फर्स्ट रूल हमारा ये डिज़र्व्स है। क्लियर है कि अगर ईच सिंगुलर है तो हमें जो यहाँ पे वर्ब रखना है वो भी सिंगुलर रखना है। तो वो सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है, डिज़र्व में एस लगेगा तो वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट 16th क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। अ पेयर ऑफ सीजर्स, कितने सीजर्स है, अ है। देखिए सीजर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है ना, तो ये जो सीज़र है इसमें ये दोनों साइड के जो ब्लेड होते हैं वो मिलके कैंची का काम करते हैं या फिर किसी काम में आते हैं, यूज़ होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये दो इसमें ब्लेड होते हैं ना, सीज़र्स, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, सीज़र्स कहते हैं, ठीक है। और कितने सीज़र्स, ऐसे इसी तरीके का मान लो एक और सीज़र है तो यहाँ पे कितने हो गए, 2 पेयर्स ऑफ सीज़र्स। और अगर एक है तो अ पेयर ऑफ सीज़र्स, ठीक है। तो अगर एक है, अगर अ लिखा हुआ है तो ये हमारा सिंगुलर होगा, ठीक है। अगर यही 2 के लिए लिखा होता तो 2 पेयर ऑफ सीज़र्स होता तो वो हमारा प्लूरल हो जाता। समझ में आ रहा है। सीज़र से जो वर्ड है ये सिंगुलर है, ठीक है। ये जो सीजर्स वर्ड है ये हमारा सिंगुलर है क्योंकि हम इसी एक कैंची की बारे में बात कर रहे हैं और इसमें ये 2 ब्लेड होते हैं, इस वजह से इसे सीजर्स कहा जाता है। अब यहाँ ये पेयर लिखा है तो कितना पेयर लिखा है, अ पेयर लिखा है, मतलब सिर्फ एक ही सीजर की बात हो रही है। अगर 2 होते तो 2 पेयर्स लिखे होते, तो 2 लिखे होते तो वो हमारा प्लूरल हो जाता। अ लिखा है तो हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो अब यहाँ देखिए कि हमारा जो नाउन है यहाँ पे सिंगुलर है तो उसके साथ जो वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा, वो भी सिंगुलर ही जाना चाहिए। तो यहाँ क्या आना चाहिए, अ पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क वॉज आर इज वर्ड। तो देखिए पहली बात कि आर और वर्ड सबसे पहले कट जाएगा क्योंकि ये दोनों प्लूरल के लिए यूज़ होते हैं ना। तो इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक सिंपल सेंटेंस है, कोई भी इसमें पास्ट टेंस की बात नहीं हो रही है, ठीक है। हमें कहीं से भी नहीं ऐसा लग रहा है तो हम वॉज का यूज़ ना करके हम यहाँ पे इज़ का यूज़ करेंगे। क्लियर है, येस, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। लिसनिंग टू द स्टोरी आई वॉज मूव्ड
डैश टीयर्स। देखिए ये एक तरह से एक फ्रेज़ है, मूव्ड के साथ क्या लगाएंगे और आगे टीयर्स वगैरह होता है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारा जो आंसर होता है वो क्या है, इसमें हमारा आंसर जाएगा टू, मूव्ड टू। क्योंकि ये मूव्ड जो है ना, एक तरह से क्या दिखा रहा है आपको, ये एक वर्ड ऑफ मोशन है, ठीक है, एक आपको वर्ड ऑफ मोशन है, ये दिखा रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, एक एक्शन होता हुआ दिखा रहा है कि वो रोने लगी, ठीक है, ये स्टोरी सुन के वो रोने लगी, मूव्ड टू टीयर्स, ठीक। तो यहाँ एक एक्शन दिखा रहा है, तो मूव्ड मतलब जब भी कभी डायरेक्शन की बात हो रही है कि क्या होने लगा, क्या डायरेक्शन दिखा रहा है कि टीयर्स की तरफ गई, मतलब रोने लगी, तो हमेशा वहाँ पे उसके साथ क्या लगता है, टू का यूज़ होता है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं। दे डोंट गो टू ऑफिस डैश हॉलीडेज। देखिए याद कर लो कि हॉलीडेज़ के साथ भाई हम क्या लगाते हैं, हॉलीडेज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, कोई आइडिया आप लोगों को? यस, हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। दे डोंट गो टू ऑफिस ऑन हॉलीडेज़, ठीक है, हॉलीडेज़ के साथ ऑन लगता है। उसी तरह अगर बात करें तो एट हमारा जो है, हम जब टाइम बताते हैं एट 6 PM, एट 4 AM, तो इस तरीके से हमारा एट का यूज़ होता है टाइम के साथ। और ऑन मैंने बता दिया, हॉलीडेज़ वगैरह हो गए। और आपका क्या है, फॉर तो पता ही है, के लिए, ठीक है, किसी चीज़ के लिए जब हमें कुछ बताना है, फॉर यू, फॉर दिस, ठीक है। या फॉर एक और होता है, सिंस और फॉर का यूज़ जो होता है, मैंने आपको बताया है कि अगर कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं होता है तब हम लिख सकते हैं फॉर का यूज़ करते हैं, लाइक फॉर 2 days। क्या लिख सकते हैं हम, लाइक फॉर 2 days। यही अगर हमारा सिंस लिखा होता है तो सिंस के साथ हम 2 days नहीं, हम सिंस के साथ पर्टिकुलर डेट लिखते हैं या पर्टिकुलर ईयर लिखते हैं, लाइक सिंस 1920, ठीक है। और इन जो है, इन का यूज़ आपको आइडिया होगा कि इस चीज़ के अंदर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हम इन का यूज़ करते हैं, ठीक है, यहाँ नहीं, अंदर। क्लियर? तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि ऑन का यूज़ हम किस चीज़ के लिए करते हैं, हम हॉलीडेज़ के लिए यूज़ करते हैं, या किसी चीज़ का पोजीशन बताने के लिए भी करते हैं, या कोई सामान किसी चीज़ के ऊपर रखा है तो वो चीज़ अलग है। हॉलीडेज़ और डेज़ वगैरह के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या था, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें एक करेक्ट आंसर ढूंढना है। ये आपको, ये क्या है, एरर फाइंड आउट करना है। ए लिखा है मतलब ये जो पार्ट है, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, ये ए है। अगर मिस्टेक इसमें है तो आपको ए टिक लगाना है, इसमें है तो बी लगाना है, इसमें है तो सी लगाना है, नो एरर है तो डी लगाना है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, ही हैज़ मेड अ मिस्टेक, he has made a mistake of which I am certain और no error। यहाँ समझिए, he had made a mistake of which I am certain। अच्छा, तो इसमें यहाँ पे मुझे कोई भी एरर नहीं दिख रहा है क्योंकि he has made a mistake, has के साथ हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। which जो है मिस्टेक के लिए लगा है वो भी ठीक है, एंड आई एम सर्टेन, ठीक है, ये भी हमारा सही है। तो यहाँ पे हमारा नो एरर है, ठीक है। यहाँ हम टेंस देखेंगे और वर्ब और नाउन्स की पोजीशन देखेंगे, उसका रिलेशन देखेंगे, बस। उसके अलावा अभी हमें यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं देखना। अगर ये सब सही है तो हमारा आंसर भी करेक्ट है, सिंगुलर प्लूरल का यूज़ भी यहाँ पे करेक्ट है ना। ही के साथ हैज़ लगा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है, डी, क्योंकि यहाँ नो एरर है। नो एरर के लिए हमें डी मार्क करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच ऑफ गर्ल्स, क्या है लिखा हुआ है, ईच ऑफ गर्ल्स हैव कम विथ हर बुक्स, नो एरर। अभी मैंने आपको बताया कि अगर ईच लिखा है, ईच मतलब क्या है कि ये हमारा सिंगुलर होता है और सिंगुलर के साथ जो वर्ब जाएगा वो क्या जाएगा, वो भी सिंगुलर होना चाहिए। पता है ना कुछ ऐसा। ईच ऑफ गर्ल्स हैज़ कम विथ हर बुक्स, नॉट हैव, ठीक है। हैव का यूज़ नहीं होगा, यहाँ हैज़ का यूज़ होगा। तो हमारा एरर किस उसमें है, पार्ट में है, बी पार्ट में। तो ये हमें बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना है, ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, आता ज़रूर है। नेक्स्ट, few marks that she made were offensive to my few remarks that she made were offensive to my sister। अब देखिए, few remarks मतलब कुछ
किसी लड़की ने कुछ रिमार्क मतलब कुछ बातें ऐसी कही जो कि मेरी सिस्टर्स के लिए अच्छी नहीं थी या उसे अच्छी नहीं लगी, ठीक है, गलत बातें कुछ की मेरी बहन के लिए। तो यहाँ फ्यू का यूज़ हमें देखना है। देखिए बाकी सेंटेंस में कहीं भी मिस्टेक नहीं है, ठीक है। फ्यू रिमार्क्स है, रिमार्क्स के लिए यहाँ वर लगा है, ठीक है। शी मेड, ये भी ठीक है। ऑफेंसिव सिस्टर, ठीक है। रिमार्क्स के लिए दैट लगा है, सब कुछ करेक्ट है। अब यहाँ फ्यू का यूज़ करेक्ट नहीं है क्योंकि फ्यू का मतलब होता है लगभग नन, ऑलमोस्ट नन, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो अगर कुछ भी कमेंट नहीं किया, कोई भी बात ऐसी नहीं कही तो ऑफेंसिव क्यों होगा सिस्टर के लिए, है ना। तो यहाँ पे जो फ्यू की जगह होगा वहाँ पे अ फ्यू अगर हम यूज़ करेंगे तो अ फ्यू क्या है, कुछ ऐसी बातें, मतलब कुछ ऐसी बातें थी जो यहाँ पे उसकी बहन के लिए ऑफेंसिव थी, गलत थी। तो अ फ्यू भी यहाँ यूज़ हो सकता था या फिर द फ्यू, मतलब जितनी भी बातें कही वो सारी, वैसे यही ज़्यादा सही रहेगा। द फ्यू रिमार्क्स, कि जितनी भी उसने बातें कही वो मेरी बहन के लिए ऑफेंसिव थी, ठीक है। उसने मेरी बहन के बारे में गलत बातें कही, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्यू नहीं द फ्यू होगा क्योंकि भाई कुछ बात कही तभी तो वो ऑफेंसिव थी, उसके बारे में कुछ बात हो रहा है ना, कुछ ऐसी बातें तो कही होंगी। तो यहाँ फ्यू ना होके द फ्यू होगा। तो यहाँ मिस्टेक हमारा किस पार्ट में है, ए पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ ए करेक्ट आंसर है हमारा। 23rd देखते हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड टू see every student sitting quietly in the class even though the master was not present। अब यहाँ पे आप मिस्टेक सर्च करिए। I was surprised, was है, past tense है, every student sitting, ठीक है, quietly in the class even though the master was not present, सब कुछ past tense में है, इसमें कोई भी एरर नज़र नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कंप्यूटर्स गिव अस द ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, नो एरर। कंप्यूटर्स गिव अस द ईजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। यहाँ पे देखिए कुछ आपको मिस्टेक समझ में आ रही है। देखिए कंप्यूटर या कंप्यूटर्स दोनों ही ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर्स जो है इसको हम क्या मानते हैं, हम सिंगुलर ही मानते हैं, ठीक है, सिंगुलर ही होता है। तो गिव लिखा हुआ है, ठीक है, कंप्यूटर्स गिव अस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। द ईजियर एक्सेस, देखिए भाई ईजियर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री जो यहाँ पे लगाई गई है ईजियर, ये कंपैरिजन तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, तो किस चीज़ का मतलब ये बताया जा रहा है ना। कंप्यूटर्स गिव अस द ईजी एक्सेस होना चाहिए, सिर्फ इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, टू इन्फॉर्मेशन, सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बोल रहा है कि हमें ईजी एक्सेस देता है, ठीक है। तो ईजियर नहीं होगा यहाँ पे, हमारा ईजी हो, क्लियर है। यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं दिखा रहा है, इसके बारे में कुछ बता रहा है। तो कंप्यूटर्स गिव अस द ईजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ हमारा मिस्टेक जो है वो किस में है, बी पार्ट में है। ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ऑरेंज ब्यूटीफुल बलून, ईच चाइल्ड वॉज गिवन अ ऑरेंज ब्यूटीफुल बलून। अब आप बताइए ईच चाइल्ड, अब यहाँ अगर ध्यान दो तो ईच मैंने बोला था, ईच के साथ क्या लगता है, ईच के साथ हमारा सिंगुलर लगता है, ठीक है, ये भी सही है। वॉज लग गया, ये भी सिंगुलर है हमारा, ये करेक्ट है, ठीक है। गिवन अ ऑरेंज ब्यूटीफुल बलून। तो देखिए यहाँ पे पहले एक रूल होता है, वो मैं आपको बता दूँ, होता है ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। क्या होता है, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का एक ऑर्डर है, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी किसी की खासियत कैसे भी बताने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। सबसे पहले जैसे ऑर्डर में देखिए हम ओपिनियन बताते हैं, ठीक है, अपने जो भी हमारे विचार होते हैं, सोचते हैं हम उसके बारे में, वो बताते हैं। देन साइज़ बताते हैं, देन एज बताते हैं। अगर एज बतानी तो हम साइज़ के बाद एज बताएंगे, ठीक है। अगर शेप भी बताना है तो हम एज के बाद शेप बताएंगे। अगर हमें कलर बताना है तो भाई हम शेप के बाद कलर बताएंगे। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे पॉइंटर, ओके, कलर बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा कलर के बाद हमारे क्या आता है, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब आप नेशनैलिटी कहाँ की है, आप जापानीज़ है, इंडियन है, ठीक है, वो हो गया। देन मटेरियल बताया जाता है, क्या है मटेरियल में, आप समझ रहे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, वुडन है, ऑल दीज आर मटेरियल्स। देन पर्पस बताया जाता है, जो भी उसमें आपको पर्पस अगर कुछ होता है तो। अब यहाँ पे देखिए ये कलर हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका
ये किस चीज़ में आएगा ब्यूटीफुल? ओपिनियन में आएगा, मान लेते हैं, ठीक है। ऑरेंज ब्यूटीफुल, सॉरी क्या है ऑर्डर, ओके। तो यहाँ पे क्या है, वॉज गिवन यहाँ पे सी नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ पे सी लिखिए। तो ऑरेंज पहले कलर बताया है, फिर ओपिनियन दिया है, फिर और भी अगर यहाँ पे कुछ होता 6 बलून्स होता है ना, 6 बलून्स होता, तो यहाँ पे हमें क्या है, तो ये इसमें भी देखो कि हमें ओपिनियन पहले बताना है और कलर बाद में बताना है। यही हमने देखा ना, यहाँ पे ओपिनियन पहले बताना है, कलर बाद में बताना है। कि वो ब्यूटीफुल है, ये हमारा ओपिनियन है, तो यहाँ होना चाहिए था वॉज गिवन अ ब्यूटीफुल ऑरेंज बलून। अगर 6 नहीं है, मान लो ऐड नहीं करते हैं हम, तो ऑरेंज ब्यूटीफुल ऑरेंज बलून है ना, या फिर 6 ब्यूटीफुल ऑरेंज बलून। नंबर होता है तो वो भी हमारा पहले आता है, ठीक है। यहाँ भी नंबर होगा तो हमारा पहले आएगा नंबर्स, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये ऑर्डर होता है, हमें इसे फॉलो करना पड़ता है, इसी ऑर्डर पे ही हमें सारे एडजेक्टिव्स को प्लेस करना है, ठीक है। सो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी मिस्टेक्स किस में आती हैं, सी पार्ट में आती है, क्लियर है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह टाइप के क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं, ज़रूर आते हैं एग्जाम में। सो लास्ट तक देखना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। अ सेंटेंस हैज़ बीन ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स एंड जम्बल्ड अप, these are labeled as PQRS and find put the proper order that will make a meaningful sentence। अब ये सारे आपको PQRS इस ऑर्डर में दिए हुए हैं, इसमें से ये किस तरीके से एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएगा, बिकॉज ये जो दिए हुए हैं जम्बल्ड है, मतलब उल्टे पुल्टे दिए, आगे पीछे दिए हुए हैं, ठीक है। हमें आप इसमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है कि किस सेंटेंस के बाद कौन सा होगा इसमें, ये जो भी यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। P, quality to your life, being in a hurry does not add, being more patient does। कुछ मीनिंग आ रही है, कुछ मीनिंग आ रही है। देखिए, क्वालिटी टू योर लाइफ, बीइंग इन अ हरी डज नॉट ऐड, बीइंग मोर पेशेंट डज। यहाँ पे हमें मेरे हिसाब से देखिए मीनिंग जो आ रही है कि आपके लाइफ के लिए समय बहुत जल्दी में रहना या कुछ ऐड नहीं करता है, और पेशेंट रह के आप कुछ उसमें पेशेंट रहना चाहिए, इस तरह से कुछ मीनिंग है। तो हम बना सकते हैं कि भाई क्या सेंटेंस बना सकते हैं कि हमें बीइंग इन अ हरी बीइंग इन अ हरी अब यहाँ देखो, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किससे स्टार्ट हो सकता है। क्वालिटी टू योर लाइफ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होना कुछ ठीक नहीं लग रहा है कि हमारी लाइफ के लिए क्वालिटी या ऐसा कुछ नहीं अच्छा मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग इन अ हरी, कि बीइंग इन अ हरी का मतलब यहाँ क्या है कि जल्दबाजी में रहना है ना, हमेशा जल्दबाजी में रहना। तो इस तरीके सेंटेंस को स्टार्ट हो सकता है। डज नॉट ऐड, ये कहीं बीच का सेंटेंस लग रहा है। बीइंग मोर पेशेंट डज, बीइंग मोर पेशेंट अगर होता तो ये स्टार्टिंग का सेंटेंस हो सकता है, लेकिन डज लिखा हुआ है तो यहाँ डज का मतलब है कि ज़्यादा पेशेंट होने से हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। ज़्यादा सहनशील होने से हो सकता है या पेशेंस रखने से हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बीइंग इन अ हरी जो है फर्स्ट सेंटेंस हो सकता है। तो यहाँ पे 2 दिख रहे हैं ऐसे, ठीक है। QRPSR और QRPS देखते हैं अब।
dark. चार 21. बाबूसी में जाओ पूजा कर लो तुम, नहीं तो फिर अलग से पूजा करने में। इंडिया
तुम्हारे पास ये How to solve jumbled sentences. Here's a summary from Bedminster. Tips to solve jumbled sentence questions. 1. Step 1. Identify the sentence construction. 2. Step 2. Read all the options thoroughly. 3. Step 3. Look for the opening sentence. 4. Step 4. Connect the sentences and find a link. 5. Step 5. Concentrate on the pronouns. And 6. Step 6. Look for the concluding sentence. तो हमें यहाँ पे अपना वो मिल गया है, ओपनिंग सेंटेंस जो है वो मिल गया है कि हमें सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो बीइंग इन अ हरी से यहाँ पे सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद क्या होगा, बीइंग इन अ हरी, क्वालिटी टू योर लाइफ, नहीं, डज़ नॉट ऐड, ये हो सकता है ना। बीइंग इन अ हरी डज़ नॉट ऐड, क्वालिटी टू योर लाइफ नहीं, डज़ नॉट ऐड, कि जल्दी में रहने से कुछ भी हम आपकी लाइफ में ऐड नहीं होता है ना। डज़ नॉट ऐड क्वालिटी टू योर लाइफ, ये करेक्ट जा रहा है। बीइंग मोर पेशेंट डज़। तो हमारा जो करेक्ट आंसर यहाँ पे आ रहा है वो क्या आ रहा है, QRPS, ठीक है। ये हमारा इसका आंसर C हो रहा है। तो यहाँ देखिए बेसिकली क्या हमें करना है कि सबसे पहले हमें सेंटेंस जो है इसका कंस्ट्रक्शन क्या है वो समझना है कि किस तरीके से सेंटेंस बना है, ठीक है। सो कंस्ट्रक्शन उसका समझना चाहिए। उसके बाद जो सारे ऑप्शंस हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है, थॉरोली रीड करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ओपनिंग सेंटेंस मिल जाए, ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें अगर प्रोनाउंस दिए हुए हैं तो प्रोनाउंस को भी ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में चल रहा है या किसके बाद क्या हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए प्रोनाउंस पे। और सबसे लास्ट में देखना चाहिए कि हमारा कंक्लूडिंग सेंटेंस कौन सा हो सकता है, कि सेंटेंस को क्लोज करने के लिए हम कौन से सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसको जितना आप बार बार रीड करेंगे आपको धीरे धीरे मतलब खुद ही समझ में आएगा कि किस लाइन के बाद में क्या होना चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन से भी काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होती है। जितने ऑप्शन दिए आप उस सीरीज़ में एक बार पढ़ के देख लें, है ना। ये ट्रिक है कि भाई अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऑप्शंस रीड करिए। SRQP देखिए कुछ मतलब आ रहा है। बीइंग मोर पेशेंट डज
डज नॉट, अब डज के बाद वापस डज नॉट तो नहीं आ जाता है ना, तो ये तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को जो ऑप्शंस दिए उसको पढ़ के भी एक बार क्लियर मीनिंग देख सकते हैं कि किसकी आ रही है, और एक बार खुद से भी दिमाग लगा के इस तरीके से इन स्टेप से हम उसे फॉलो करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। पी, स्टार्विंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी। ठीक है, हैव 24 आवर्स पावर सप्लाई, मतलब अब यहाँ 24 आवर्स पावर की सप्लाई मिल रही है, दोनों अपोजिट चीज़ें हो गई। वाइल सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सम पार्ट्स कुछ कंट्रीज़ में, और मेनी अदर पार्ट्स और कुछ दूसरे पार्ट्स में, मतलब यहाँ दो पार्ट की बात हो रही है और लग रहा है कि एक पार्ट में 24 आवर्स सप्लाई हो, दूसरे पार्ट में स्टार्विंग है इलेक्ट्रिसिटी की, मतलब कमी है। तो यहाँ तो सेंटेंस सीधा सीधा बन जाएगा। हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या लग रहा है, किससे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। आर से स्टार्ट करते हैं। वाइल सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री हैव 24 आवर्स पावर सप्लाई, मेनी अदर पार्ट्स आर स्टार्विंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, ये सेंटेंस हमारा सही बन रहा है ना। एक बार इसको भी पढ़ के आप देख लेंगे। उसके अलावा मैंने जैसे बताया है, तो ये आपका यहाँ पे तो बहुत ही ईजी जा रहा था, क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं और दो अलग अलग तरीके से बताई हैं, तो ईजिली हमें यहाँ पे ये मिल गया है। ठीक है, उसके अलावा देखो क्या ये सेट हो रहा है। बी, QRPS, हैव 24 आवर पावर सप्लाई वाइल सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्टार्विंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेनी अदर पार्ट्स आर। ऐसा तो नहीं होता ना, हम आर पे तो कोई सेंटेंस ख़त्म नहीं करते। हमारा जो कंक्लूजन या फिर जो क्लोजिंग सेंटेंस है वो ऐसे आर पे तो छूट नहीं सकता है ना सिर्फ। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन सबको भी देख सकते हैं, राइट। सो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा क्या है, RQSP। नेक्स्ट है, to go through different phases while the moon has taught me every time you go down keep rising the sun has taught me। ठीक है, यहाँ पे मून ने कुछ पढ़ाया है, समझाया है, बताया है, और कुछ सन ने बताया है। तो यहाँ मून और सन क्या बता सकते हैं, पहले देखते हैं। while the moon has taught me, तो अगर हम आर स्टेटमेंट को देखें, जो आर हमारा स्टेटमेंट अगर इसमें देखें, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइजिंग, है ना। राइजिंग लिखा हुआ है, तो राइजिंग किसका काम हो सकता है, कौन डाउन जाता है और फिर राइज होता है, तो उगने और डूबने का काम सन करता है ना। तो ये इससे सेंटेंस वो होता है, कनेक्ट हो रहा है। द सन हैज़ टॉट मी एवरी टाइम यू गो डाउन कीप राइजिंग, है ना। यहाँ पे एस के बाद आर किस में है, एस के बाद देखो आर इसमें है। वाइल द मून हैज़ टॉट मी टू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, है ना, और ये भी यहाँ पे करेक्ट जा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। ठीक है, वाइल द मून हैज़ टॉट मी टू गो थ्रू डिफरेंट फेजेस, द सन हैज़ टॉट मी एवरी टाइम यू गो डाउन कीप राइजिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 28 बी है, सॉरी। ठीक है, 29 क्वेश्चन है, टू प्लेसेस वेयर anger, frustration, patience and understanding will take you, confusion and anxiety can never reach। अब यहाँ 29th में अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कई चीज़ों के बारे में बात की गई है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। टू प्लेसेस वेयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग, टू प्लेसेस वेयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन विल टेक यू, कन्फ्यूजन एंड एंग्जाइटी कैन नेवर रीच। अच्छा, कन्फ्यूज़न एंड एग्जाइटी कैन नेवर रीच, यहाँ पे बताइए मीनिंग आप समझिए। तो पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग विल टेक यू, है ना। पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो आपको लेके जाती है, कहाँ लेके जाती है, टू प्लेसेस वेयर एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न एंड एग्जाइटी कैन नेवर रीच। ठीक है, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग अगर आप में है तो वो आपको वहाँ लेके जाती है जहाँ पे कभी भी एंगर, फ्रस्ट्रेशन, कन्फ्यूज़न, एग्जाइटी और ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच सकती। यही मीनिंग आ रही है। अब आइए ढूंढते हैं हमारा क्या आंसर आएगा। क्यू के बाद आर, क्यू के बाद आर किस में है, ये रहा QR, देन टू प्लेसेस, हाँ ये रहा QRPS आपका क्या है, करेक्ट आंसर यहाँ पे है। क्लियर है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। सो इस तरह से आप ढूंढ सकते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आपको करना है। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ आपको। ट्रैफिक ब्रांच ऑफ द सिटी पुलिस टू प्रोवाइड रिलीफ टू मोटरिस्ट ड्यू टू हीट वेव हैज़ डिसाइडेड टू स्विच ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स इन द आफ्टरनून फ्रॉम 12 noon to 4 PM। यहाँ समझिए कि
हैज़ डिसाइडेड टू स्विच ऑफ, क्या स्विच ऑफ करने के लिए किया गया होगा? ट्रैफिक सिग्नल्स इन द आफ्टरनून फ्रॉम 12 नून टू 4 PM, ऐसा कुछ होगा ना कि 12 बजे से लेके 4 बजे तक ये डिसाइड किया है स्विच ऑफ करने का। तो आर के बाद एस आ रहा है। अब इसके अलावा मैं कुछ नहीं बताऊंगी, अब आप देख लो कि कौन सा आंसर आपका होना चाहिए। आर एस ये पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए? हमारे इन्हीं दोनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। अब ये आप बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। और मिलती हूँ मैं आपके साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। लाइक करना ना भूलें, प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे और आपका तैयारी, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।